नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम जो है वो 130वां कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात और मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। और मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड होगा ये। आज 25 जनवरी 2026 को माघ माह का शुक्ल पक्ष की समाप्ति है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज 11 बजे से मन की बात करेंगे और ये मन की बात का 130वां एपिसोड होगा। और ऐसे में इसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी और हर महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारियों पर बात करते हैं। कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे और ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 130वां एपिसोड है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है और तेजस्वी यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला संभव है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में हो रही है। और ये बैठक पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आज बड़ी चर्चाएं होंगी। जानकारी के अनुसार बैठक पटना के एक होटल में हो रही है और इसकी शुरुआत आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। और इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए कई प्रदेशों के नेता जो हैं वो पहले ही पटना पहुंच चुके हैं और सभी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक इसमें हिस्सा भी लेंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना भी है और वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और ऐसे में पार्टी के कई लोग उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त मानते हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो मीसा भारती को भी इस पद पर देखना चाहते हैं। मीसा भारती सांसद हैं और लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। ऐसे में अंतिम फैसला जो है वो लालू यादव ही लेंगे और ये बदलाव पार्टी को मजबूत बनाने के लिए है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किया जाएगा और देश की स्थिति और भविष्य की योजना पर भी चर्चा का मुख्य फोकस रहेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर आज ये बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आज और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है तेजस्वी यादव को क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। और ये जो बिहार में बैठक हो रही है और इसके साथ ही अब सबकी निगाहें जो है कार्यकारिणी के बड़े फैसले पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला हो सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैफ अली जी हैं जो कि आरजेडी से हैं और उनको जानते हैं उनसे कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि होटल में ये बैठक हो रही है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? सैफ अली जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मीसा भारती को भी कहा जा रहा है कि वो भी बन सकती हैं कार्यकारिणी की बैठक में, ये फैसला हो सकता है मीसा भारती को भी लेकर, जो कि लालू यादव की बड़ी बेटी हैं। तो क्या परिवार में ही कला यहाँ पर भी देखने को मिलेगी? कुछ कला नहीं है, मीसा भारती जी के नाम पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन उनको भी पार्टी के अंदर एक जिम्मेदारी दी जाएगी राजनीति के रूप में। करे गार्जियन करे संजय यादव उनको गाइड कर रहे हैं बिहार के बारे में कुछ जानकारी दे। दूसरे प्रदेशों से आके तो बिहार की राजनीति पता नहीं इन लोगों के सारे में कर रहे थे, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो परिवार के अंदर भी कोई इस पावर में होगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बता दें कि बिहार से जुड़ी हुई ये खबर बताई जा रही है, जहां पर तेजस्वी यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी और आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है और जिसमें आज बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसे में जो अंतिम फैसला है वो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर छात्र की मौत को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर बता दें कि छात्र की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी दे दें कि नीट छात्र जो है मौत के मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद से पुलिस का बड़ा एक्शन, इसके बाद से 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी जानकारी, बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में कदमकुआं थाने के अपर अध्यक्ष अवर निरीक्षक जो है हेमंत झा हैं और चित्रगुप्त नगर थाना के थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षण रोशनी कुमारी शामिल है। और ऐसे में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सूचना संकलन और समय कार्रवाई में विफलता सामने आई है और इसी वजह से मामले की शुरुआत जो है दिशा स्पष्ट नहीं हो पाई और जांच में देरी हुई। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद से तथ्यों को समीक्षा की गई है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके बाद से अब जो है पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एसआईआर का मामला जो है एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर को लेकर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर वेबसाइट पर डाली गई पंचायत, ब्लॉक और वार्ड दफ्तरों पर यह चर्चा होगी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईआर के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल मतदाताओं के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और अब ये सूची ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और नगर वार्ड दफ्तरों पर चिपकाई जाएगी। मुख्य चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, बाकी राज्यों में इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वाले 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों के जो लिस्ट है वो ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से असमंजस में है, क्योंकि बूथ लेवल अफसरों को जरूरी सॉफ्टवेयर शुक्रवार देर रात तक नहीं मिल पाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर फिलहाल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी राज्यों में भी इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। सीईसी के मुताबिक बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ एक भी अपील दर्ज नहीं की गई है और इसी के आधार पर चुनावों में बता दें कि जो मतदाता हैं और इसके साथ ही अब महिलाएं भी इसमें लगातार भागीदारी दे रही हैं। बड़ी जानकारी बता दें कि बंगाल में एसआईआर का ये मामला अब सामने आया है। तो वहीं बांग्लादेश में एक और हिंदू के मौत का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में चुनावी माहौल के बीच कट्टरता जो है वो खुलकर अब सामने आने लगी है और एक तरफ जहां पर जमाते इस्लामी के नेता ने मंच से अल्पसंख्यकों को संसद से बाहर करने की धमकी दी, तो दूसरी तरफ एक और हिंदू युवा को जिंदा जलाकर मार दिए जाने की दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई है। इन दोनों घटनाओं ने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार रात को 23 साल के हिंदू युवक जो है चंचल की उनकी दुकान के अंदर ही उन्हें जिंदा जला दिया गया। वो दुकान में सो रहे थे और तभी शटर बंद करके पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। आरोप है कि हमलावर बाहर खड़े रहे और चंचल को जलाकर मौत होते हुए देखते रहे, फिर वो मौके से फरार हो गए। चंचल अपने परिवार का अकेला सहारा था और पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, तो वहीं बीमार मां, दिव्यांग बड़े भाई और छोटे भाई की जिम्मेदारी वो उठा रहे थे। बता दें कि पिछले 6 साल में वो इसी गैरेज में काम कर रहा था और वहीं रहता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो बेहद ही सीधा और मेहनती युवक था, जिसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। परिवार का कहना है कि यह हत्या सोची समझी साजिश होती है और इसके पीछे धार्मिक नफरत भी हो सकती है और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले दीपू चंद दास और
खोकन चंद्र दास को भी इसी तरह जिंदा जलाया गया था। हाल ही के महीनों में कई हिंदुओं पर हमले हुए हैं और इसी बीच जमात के एक नेता ने भड़काऊ बयान भी दे दिया है, जिसके बाद से वो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है और कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके साथ ही पर्यटक भी हैं काफी बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रावा घाटी में लंबे इंतजार के इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और इसके साथ ही मौसम जो है यहाँ पर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान और भी गिर गया है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं और इन्हें खोलने के लिए 300 से ज़्यादा मशीनें लगाई गई हैं। हिमाचल और कश्मीर में 1300 से ज़्यादा सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में कई शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी को प्रदेश के 7 जिलों में पाला जमाने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं पंजाब के भटिंडा में सबसे ज्यादा ठंड है। यहाँ का तापमान जो है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस रहा है और वहीं रक्षा मंत्रालय के DGRC ने उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 5 जिलों के लिए अगले 24 घंटे में हिमस्खलन होने के लेकर अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में आज शाम 5 बजे तक हिमस्खलन की चेतावनी है और दिल्ली में बारिश के बाद से हवा में सुधार हुआ है और आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 150 दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तो वहीं भारी बारिश के बाद से मनाली में जो है वो रास्ते बंद हो गए हैं और पर्यटकों को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली इस समय एक मानवीय और प्राकृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। लगभग 3 महीनों के लंबे सूखे के बाद से इस सीजन की पहली बर्फबारी ने जहां एक और पहाड़ों को चांदी जैसे चमका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए ये किसी डरावने सपने में बदल गया है। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड और बर्फबारी की खबर ने देश भर में पर्यटकों को इस कदर आकर्षित किया है कि मनाली की बुनियादी ढांचा जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। ट्रैफिक का जाल और बुनियादी ढांचों पर दबाव शाम से शुरू हुआ और यातायात का सिलसिला शनिवार और रविवार तक एक विशाल जाम में बदल गया है। विशेष रूप से कोठी और मनाली के बीच का 8 किलोमीटर लंबा मार्ग वाहनों का एक स्थित कब्रिस्तान नजर आने लगा है। विडंबना यह है कि 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हजारों पर्यटक अपने वाहनों में कैद हैं। ईंधन की कमी, कड़ाके की ठंड ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। मनाली के होटल में 100% बुकिंग दर्ज की गई है, जिस कारण बिना पूर्व योजना के पहुंचे पर्यटक अब रात बिताने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में कुल्लू के निचले इलाकों की ओर भाग रहे हैं। भारी बर्फबारी से मनाली में यातायात बाधित है और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शास्त्री नगर में एक मौत का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के शास्त्री नगर में मौत का मामला सामने आया है, जहां पर 35 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके के बुंदेल मस्जिद बिहारी चौक पर शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 35 साल के समीर को अज्ञात बदमाशों ने तबातोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों में समीर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के भीतर उत्तर पूर्वी दिल्ली में मर्डर का ये दूसरी घटना है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही थी कि वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। वहीं परिजनों के अनुसार समीर खाना बनाकर टहलने के लिए निकले थे और थोड़ी ही देर में परिजनों को समीर की हत्या की खबर मिली। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगातार खंगाली जा रही है और साथ ही चश्मदीदों से पूछताछ भी की जा रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दूसरी आपराधिक वारदात है, जिससे इलाके में दहशत है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका इस समय एक बेहद ही तेज बर्फीली तूफान की चपेट में है, जिससे कई राज्यों में आम लोगों की जिंदगी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
बता दें कि शनिवार को अगर बात करें तो शनिवार को करीब 4000 उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई है, जबकि आज 8800 से ज़्यादा उड़ानें पहले ही रद्द हो चुकी है। और ये जानकारी जो है फ्लाइट ट्रेनिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयरनेस ने दी है। तूफान के असर जो है दक्षिण राज्य तक पहुंच गया है, जहां पर हजारों घरों की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है। वहीं अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में भारी बर्फबारी, ओले और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम के चलते यात्रा, सड़क यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों से सतर्क रहने की बात कही है और एयरलाइंस ने बताया है कि तूफान के कारण उड़ानों का समय जो है लगातार बदलाव हो रहा है। तो वहीं न्यूयॉर्क के जैसे कई शहरों की उड़ानें जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। डेल्टा एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि उन्होंने दक्षिण हवाई अड्डों पर बर्फ हटाना और सामान जो है वो संभालने के लिए विशेष टीमें जो हैं वो तैनात की हैं। वहीं बिजली आपूर्ति संभालने वाली एजेंसियां भी बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट से बचने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं इंडोनेशिया में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई है और इस कुदरती आपदा में 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गहरे कीचड़ के कारण राहत कर्मियों को बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जावा द्वीप में लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद से पश्चिमी जावा प्रांत के वेस्ट जिले में तबाही पूरी तरह से मची हुई है। पहाड़ी इलाकों में कीचड़, चट्टानें और पेड़ जो है वो नीचे आ रहे हैं, जिसमें करीब 34 घर मलबे में दब गए हैं। नेशनल डिस्टर्बेंस मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता जो है उन्होंने बताया है कि इस हादसे में 42 लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है और 24 लोग इस आपदा में बचकर निकलने में सफल हुए हैं और ऐसे में 24 लोग जो है आपदा में बचाए गए हैं। भूस्खलन का सबसे अधिक असर जो है कुनीर बस्ती में हुआ है, जहां पर 8 शव बरामद किए गए हैं। राहत कर्मी और स्थानीय निवासी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही किसी भी स्थिति में हलचल या फिर गड़बड़ी जैसी आवाज सुनाई देने पर तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जो है यूपी के नोएडा से है। युवराज की मौत के मामले में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि युवराज तक फायर विभाग की टीम के पहुंचने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वीडियो में जो दमकल अधिकारियों और कर्मचारी जो है रस्सी और बोट लेकर पानी में उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि घने कोहरे के बीच टॉर्च की रोशनी से युवराज को खोजते हुए भी दिखाई दे रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो टीम है और ऐसे में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में राहगीर मौके पर खड़े हैं और वीडियो बनाते हुए साफ नजर आ रहे हैं और करीब 3 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पूरी जो घटना है नोएडा के सेक्टर 150 की है, जहां पर युवराज के मौत के मामले में लगातार अब कार्रवाई तेज होती जा रही है। ऐसे में ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।